गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी पिछले क्लास में हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम आप लोग को जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड होते हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी हम आप लोगों को लिखवाए थे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां ये हम आप लोग को पढ़ाए थे। अलैंगिक जनन की विधि में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये हम बताए हुए थे आप सबको। जैसे इसमें मेथड कौन कौन सा होता है, मेथड का नाम भी हम लिखवाए हुए थे। सबसे पहला मेथड था हम लोग का फीजन। फीजन का मतलब होता है क्या, खंडन। और मैंने बताया था कि खंडन जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बार मैं पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आज रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में हम आपको कहाँ तक पढ़ाए थे। खंडन दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन का मतलब होता है खंडन और मल्टीपल फिजन। और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, बहुखंडन, ठीक है। द्विखंडन तथा बहुखंडन, इस तरह से खंडन के कितने प्रकार होते हैं, दो अलग अलग प्रकार हो गए। तो खंडन दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। अब इसमें बाइनरी फिजन के बारे में भी आप लोग को बता दिए हैं, द्विखंडन के बारे में भी बता चुके हैं। बाइनरी फिजन के बाद, खंडन के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, खंडन के बाद जो है आप लोग को बताया गया होगा बॉर्डिंग। बॉर्डिंग को हम लोग कहते हैं क्या, मुकुलन। मुकुलन। तीसरे नंबर में हम लोग को पढ़ना है एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन एस्पोरुलेशन का मतलब होता है बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणु जनन। चौथे नंबर पॉइंट में आता है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, विखंडन। और पांचवें नंबर में आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन के बाद रीजेनरेशन। रीजेनरेशन और रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन। इतने पॉइंट के बारे में आप लोग को डिस्कस करना है। यही बातें जो है हम आप लोग को बता रहे थे। इसमें हम बताए थे अलैंगिक जनन के विधि में सबसे पहला ये खंडन के बारे में हम बता चुके हैं। उसके बाद बॉर्डिंग जो है, मुकुलन भी हो चुका है, मुकुलन के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, मुकुलन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को ये तीन चीजें जो है यहाँ पढ़ना है, एस्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन, और रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन। बस इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अब आइए हम लोग एक एक करके पहले इसको अब डिस्कस किया जाए। हेडिंग डाल देना है एस्पोरुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग आपका होना चाहिए एस्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन। तीसरा नंबर, हाँ, क्या, एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन को ही हम लोग बोलते हैं एस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, एस्पोर फॉर्मेशन। में इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन। इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन। एस्पोरुलेशन या एस्पोर फॉर्मेशन, इसको जरा आप देखिएगा। एस्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले एक मेथड हम तरीका बताया था आपको समझने का,
इसमें सबसे पहले पेरेंटल बॉडी से, यानी कि जनक के शरीर से, मान लीजिए कि ये पेरेंटल बॉडी है, ये पेरेंटल बॉडी है यानी कि जनक का शरीर है। तो इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर। स्पोर मतलब क्या होता है? बीजाणु। बीजाणु का निर्माण होता है यानी कि स्पोर का निर्माण होता है। और परिपक्व होने के बाद यानी मैच्योर होने के बाद यह बीजाणु जो है आफ्टर मैचुरेशन, लिख देते हैं यहाँ पे आफ्टर मैचुरेशन, यानी इसका मतलब हुआ परिपक्वता के बाद। परिपक्वता के बाद, परिपक्वता के बाद क्या होता है? ये जो बीजाणु है तो वह पेरेंटल बॉडी से, पेरेंटल बॉडी में जो बीजाणु था ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा और अलग निकल कर, ये बीजाणु अब अलग निकलेगा और यही बीजाणु विकसित होकर पूरा का पूरा ये नए संतान को डेवलप हो जाए, मतलब ये अलग नए संतान के रूप में डेवलप होगा। इससे जो है ये फिर ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा, यानी कि यहाँ संतान का विकास होगा। बात समझ में आया? हमने क्या बोला? बीजाणु जनन में क्या होता है? तो इस विधि में सबसे पहले जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन कहा जाता है। बात समझ में आया? ये फिगर है जो पहले आप लोग को नोट कर लेना है। अब फिगर को नोट करके तब आप आगे बढ़ेंगे। अब जो है इसका डिफिनेशन आपको लिखना है। इन दिस मेथड, in this method spores are arises from, in this method spores are arises from parental body. ठीक है, in this method spores are arises from parental body and after maturation, यानी कि परिपक्वता के बाद, and after maturation, and after maturation these spore get separated. These spores get separated. These spore get separate and develop to form and developed to form new offspring. New offsprings are called sporulation. ठीक है, यानी बीजाणु जनन कहलाता है। अब बीजाणु जनन क्या है तो लिख लेंगे, इस विधि में जनक के शरीर, इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है। इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है और यह बीजाणु अलग होकर नए संतान के रूप में
नए संतान के रूप में विकसित हो जाता है। क्या बोला गया? इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो बीजाणु जनन कहलाता है। अब कोई अगर आपसे पूछता है बीजाणु जनन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? सिंपल बात है सर, इस विधि में जनक के शरीर से यानी कि पेरेंटल बॉडी से बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पोर का निर्माण होता है और परिपक्व होकर यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग हो जाता है और अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है, तो इसे बीजाणु जनन कहा जाता है। वही बातें हम यहाँ पे हिंदी में आपको लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं कि इस विधि में जनक के शरीर से बीजाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह बीजाणु जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन कहा जाता है। जैसे इसमें डिफिनेशन क्या लिखना है? डिफिनेशन लिख लेंगे पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो होता है, ठीक है, लिख लेंगे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में बीजाणु का निर्माण होता है और ये बीजाणु जनन करता है ये जीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। चौथा नंबर पे आइए। थर्ड था ना? थर्ड था। चलिए फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में चौथे नंबर में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? विखंडन। विखंडन के नाम से ही लग रहा है बाबू कि खंडित हो जाना, खंडों में टूट जाना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई जनक का शरीर है, ये जैसे कोई जनक का शरीर है, पेरेंटल बॉडी है, जनक के शरीर है, और ये जनक के शरीर जो है ये मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद कई खंडों में टूट जाते हैं। ये हम लोग यहाँ नहीं तोड़ते इसको, पहले आप देखें जैसे कि ये पेरेंटल बॉडी है यानी जनक का शरीर, और आफ्टर मैचुरेशन, आफ्टर मैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? परिपक्वता के बाद। क्या? परिपक्वता के बाद। अब जब ये मैच्योर हो गया यानी परिपक्व हो गया, तो परिपक्व होने के बाद अब ये जनक का जो शरीर था, जो पेरेंटल बॉडी था, अब ये क्या होगा कि अब ये इसके कई टुकड़े हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पेरेंटल बॉडी जो है, अब इसके क्या होने वाले हैं? इसके अब कई टुकड़े हो जाएंगे। आइए, कई खंडों में, कई टुकड़ों में बंट जाएगा। अब प्रत्येक जितना भी टुकड़ा है, जितना भी टुकड़ा में बटा हुआ है, प्रत्येक के प्रत्येक टुकड़े क्या हो जाएंगे? ये विकसित हो जाएंगे नए ऑफ स्प्रिंग में। ये इसके एक सब खंड है जिसमें कि ये टूटा हुआ है, ये खंड है जिसमें टूटा है। अब इससे क्या होगा? तो इससे ये पूरा का पूरा नए संतान के रूप में, ये न्यू ऑफ स्प्रिंग के रूप में क्या हो जाएगा? ये विकसित हो जाएगा। ठीक है, यह एक तो नया संतान बन गया। इसी तरह जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नया संतान का निर्माण हो जाता है। इसके इसके जितने टुकड़े हुए हैं सबसे क्या हो गया? नए के नए संतान उत्पन्न हो जाएंगे। ये देखिए जरा, ये पूरे इनके क्या हो गए? ये ऑफ स्प्रिंग है। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, ये संतान है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? इस विधि में जनक के शरीर, इस विधि में जनक के शरीर परिपक्व होने के बाद कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाएं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन कहते हैं। बात समझ में? विखंडन का मतलब अगर आपसे पूछता है
बता सकते हैं विखंडन का मतलब क्या हुआ? चलिए तो अब आइए, अब डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। विखंडन में अब डिफिनेशन इसका लिखेंगे, इन दिस मेथड, यानी कि इस विधि में, इन दिस मेथड पेरेंटल बॉडीज आर, इन दिस मेथड पेरेंटल बॉडीज आर divided into several parts, several parts। कब टूटेगा? तो आफ्टर मैच्योरेशन। क्या बोले? इन दिस मेथड पेरेंटल बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स आफ्टर मैच्योरेशन, यानी कि इस विधि में जनक के शरीर परिपक्वता के बाद कई खंडों में टूट जाते हैं। ठीक है, कब टूटता है? तो परिपक्व होकर टूट जाता है। इसका स्वाभाविक है, इसका स्वभाव है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद इसके कई खंड में टूट जाएगा और प्रत्येक खंड नया संतान के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, divided into several parts after maturation and each of which grow to form new offspring. New offsprings are called fragmentation। यानी कि ये विखंडन क्या है? तो क्या बोलिएगा? इस विधि में जनक के शरीर परिपक्वता के बाद कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं, तो उसे विखंडन कहा जाता है। देखिए, इस विधि में जनक के शरीर, इस विधि में जनक के शरीर परिपक्व होकर, इस विधि में जनक के शरीर परिपक्व होकर कई खंडों में टूट जाते हैं। इस विधि में जनक के शरीर परिपक्व होकर कई खंडों में टूट जाते हैं, कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं। यानी कि इस विधि में जनक के शरीर परिपक्व होकर कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं, तो उसे विखंडन कहा जाता है। लिख लिए? तो उसे विखंडन कहा जाता है। जैसे में लिख लेंगे, स्पाइरो गायरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा। यूलोथ्रिक्स और हाइड्रा इत्यादि लिख लेंगे। सभी जीवों में क्या होता है? विखंडन होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन होता है। कर लिया? चलिए अब आते हैं हम लोग रीजनरेशन पर। छठा टॉपिक,
सॉरी ये चौथा था ना, चौथा टॉपिक है। पांचवें टॉपिक को अब लिखेंगे। पांचवें टॉपिक में लिख लीजिए रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्जनन। पुनर्जनन। अब ये रीजनरेशन क्या है यानी कि पुनर्जनन क्या है, जरा इस बात को समझेंगे। पुनर्जनन का मतलब होता है, यानी रीजनरेशन का मतलब होता है कि इसमें भी जनक के शरीर, जैसे हम समझा देते हैं एक बार देखिएगा, इसमें भी सेम वैसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग एक प्लेनेरिया को लेते हैं, प्लेनेरिया को ले लिए, तो इसमें होता क्या है कि इसमें जनक के शरीर ये भी कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही होता है। इसमें प्लेनेरिया में क्या होता है कि इसके शरीर जो हैं कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं। बात समझ में आया? प्रत्येक टूटे हुए भाग जो है नए संतान के रूप में विकसित होते हैं। मान लीजिए सपोज कि ये हो गया प्लेनेरिया, इसको हम सीधे खड़ा कर दिए बोर्ड पे, इसके हम कर देते हैं कई सारा टुकड़ा। जैसे मान लीजिए हम इसका क्या करेंगे, इसके कई, ये प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीजनरेशन होता है। अच्छा, नाम से लग रहा है पुनर्जनन, यानी दोबारा से उत्पन्न होना, दोबारा उत्पन्न होना। जैसे कि इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जनक के शरीर अगर कई पार्टों में अगर टूट गए तो जितने पार्ट में टूटे हुए हैं प्रत्येक टुकड़े के द्वारा नया संतान विकसित हो जाएगा, तो उसको हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, पुनर्जनन है, ठीक है। ये पुनर्जनन हुआ, इसका कुछ संरचना जो है इस तरह का होगा, इस तरह बना देंगे, पुनर्जनन हो गया। अच्छा, पुनर्जनन में, ठीक है, पुनर्जनन मान लीजिए कि ये रीजनरेशन हुआ, पुनर्जनन हुआ। पुनर्जनन में अब क्या होगा कि ये हम इसको पहले क्या करेंगे, प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में अब बांटेंगे। आइए हम इसको कई टुकड़ों में बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको क्यों कई टुकड़ों में तोड़ दिए, क्यों इसको कई टुकड़ों में तोड़ दिए, तो ये जो टूट रहा है इंजरी के दौरान, इंजुरी मतलब ड्यू टू इंजरी, यानी चोट लगने के कारण, ये मान लीजिए चोट लगने के कारण ये टूट रहा है। चोट लगने के कारण ये पार्ट जो है कई भागों में बट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए, कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अभी जितना पार्ट में टूटा हुआ है प्रत्येक पार्ट क्या होगा कि ये डेवलप होकर नए संतान का रूप ले लेगा। प्रत्येक पार्टवा जो है ये डेवलप होगा नए संतान के रूप में, समझे। प्रत्येक पार्ट जो है यहाँ पे अब देखिएगा नया संतान का रूप धारण कर लेगा। प्रत्येक पार्ट के द्वारा नया संतान विकसित हो गया। ये पूरे के पूरे क्या हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं कि ये ऑफस्प्रिंग है, यानी कि संतान है। कुछ बात समझ में आया? हम क्या बोले कि सबसे पहले देखिए यहाँ भी क्या बोलिएगा, इस विधि में जनक के शरीर कई भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बस इतना ही अंतर है बाबू, कि रीजनरेशन में क्या, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो जो शरीर अलग अलग टुकड़ों में जो टूटती है ये स्वतः टूटती है, खुद से टूटती है, अपने आप परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इसके कई टुकड़ों में बंट जाएगा और टुकड़े होकर इसके संतान में डेवलप हो जाएंगे। जनन की वही उनकी तरीका ही है उनमें।
लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है कि अचानक से पूंछ टूट जाता है। जैसे मान लीजिए छिपकली का शौक थोड़ी है कि हम अपना नया पूंछ जुड़वाने के लिए पूंछ तोड़वाने जाएंगे। इसमें क्या होता है कि रीजनरेशन में अगर छिपकली में हो रहा है तो उसके टूटे हुए भाग ही वापस आते हैं, और वो भी चोट लगने के कारण ही पूंछ टूटते हैं। तो वैसे ही प्लेनेरिया में भी होता है। प्लेनेरिया में भी टूटे हुए भाग इसके टूटे हुए जितना भाग में टूटेगा, प्लेनेरिया जो है इसमें यानी जनक का शरीर चोट लगने के कारण कई खंडों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं, नया संतान बन जाते हैं। तो उसको हम लोग रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें दो तरह से पुनर्जनन आपको दिख रहा होगा। सर एक तो अभी आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा टूटा हुआ भाग से पूरा शरीर बन जाता है, जितना खंडों में टूटेगा उन सभी के द्वारा नया नया संतान बन जाएगा। और एक और तरीका है, और एक और एग्जांपल अब दिए हैं अभी लिजार्ड में, छिपकली में। तो छिपकली का तो केवल पूंछ जो टूट जाता है केवल पूंछवा बाद में आता है। ऐसा नहीं कि उस पूंछ से फिर से नया संतान डेवलप हो जाए, नहीं, नया संतान डेवलप नहीं होता है, वो खोया हुआ पूंछ जो है वापस आ जाता है। ये बात को याद रखना है। बात समझ में आया? तो इस यानी कि पुनर्जनन दो तरह से होता है। एक ट्रू रीजनरेशन बोला जाता है, यानी वास्तविक पुनर्जनन, यानी कंप्लीट पुनर्जनन तो प्लेनेरिया में होता है। ठीक है। ये जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, इसमें कंप्लीट पुनर्जनन यानी कंप्लीट रीजनरेशन होता है। अब आइए हम लोग इसको पहले एक बार डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे? इन दिस मेथड, यानी कि इस विधि में, इन दिस मेथड पेरेंटल बॉडीज आर, parental bodies are, in this method parental bodies are divided into, in this method parental bodies are divided into several parts due to injury. In this method parental bodies are divided into several parts due to injury, and each part developed, and each parts are developed to form, and each parts are developed to form new offsprings are called regeneration. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रीजनरेशन क्या है तो क्या बोलिएगा? सर इस विधि में जनक के शरीर से, सर इस विधि में जनक के शरीर से, सॉरी जनक के शरीर चोट लगने के कारण कई खंडों में टूट जाते हैं, ये नहीं होगा, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो उसको पुनर्जनन कहा जाता है। बात समझ में आया क्या? पुनर्जनन किसको बोलिएगा? तो लिख लेंगे इस विधि में, देखिए इस विधि में, इस विधि में जनक के, इस विधि में जनक के शरीर चोट लगने के कारण, इस विधि में जनक के शरीर चोट लगने के कारण कई खंडों में टूट जाते हैं। इस विधि में जनक के शरीर चोट लगने के कारण कई खंडों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक खंड नए संतान के रूप में, और प्रत्येक खंड नए संतान के रूप में
प्रत्येक खंड नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। क्या बोले, इस विधि में जनक के शरीर चोट लगने के कारण कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पुनर्जनन कहा जाता है। लिख लेंगे। पुनर्जनन क्या होता है, तो सर इस विधि में जनक के शरीर चोट लगने के कारण कई खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो उसे पुनर्जनन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इस फिगर को, इसको जरा उतार लेंगे अब आप लोग, यानी इसे पुनर्जनन कहा जाता है। चलिए, तो इसमें एग्जाम्पल में किसको किसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लिख लेंगे जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। स्पंज, प्लेनेरिया स्पंज। राउंड वर्म, गोल कृमि। ऐसे प्लेनेरिया तो फ्लैट वर्म होता ही है, लेकिन अलग से आप लोग फ्लैट वर्म भी लिख सकते हैं, यानी चिपटा कृमि। प्लेनेरिया भी एक तरह का चिपटा कृमि है। ठीक है, चिपटा कृमि, या इसी को हम लोग फीता कृमि भी कहते हैं, चिपटा कृमि, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीता कृमि भी कहते हैं। फीता कृमि यानी फीता के जैसा चौड़ा होता है। ठीक है, फ्लैट होता है ये, इसलिए इसको फ्लैट वर्म भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कंप्लीट रीजनरेशन किसमें होता है या मैक्सिमम रीजनरेशन किसमें होता है, तो एक नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, मैक्सिमम रीजनरेशन, मैक्सिमम रीजनरेशन occurs in, मैक्सिमम रीजनरेशन occurs in किसमें होता है जी, सर्वाधिक पुनर्जनन occurs in, ये होगा प्लेनेरिया में, यानी कि सबसे अधिक पुनर्जनन, सबसे अधिक पुनर्जनन किसमें होता है, पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है, प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, सबसे अधिक पुनर्जनन कहाँ होता है, सबसे अधिक पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है, सबसे अधिक पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है। हो जाएगा। चलिए, मैक्सिमम रीजनरेशन अकर्स इन प्लेनेरिया। एक और बातें लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में ही। देखिए, इन सम ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स only their lost part, only their lost parts are regenerated, यानी इसका मतलब हुआ कि कुछ जीवों में केवल उनके खोए हुए भागों का ही पुनर्जनन होता है, कुछ जीवों में केवल उनके खोए हुए भाग का ही पुनर्जनन होता है, उनके पूरे के पूरे भाग वापस नहीं आएंगे। जो भाग टूट गया है सिर्फ वही आएगा। जैसे छिपकली का पूंछ, अब ऐसा नहीं उम्मीद करिएगा कि छिपकली के पूंछ के टूट जाने पर उसके पूंछ से पूरा का पूरा नया छिपकली फिर से बन जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। बात समझ में आया। तो इसमें लिख लेना है आपको, कैसे लिखेंगे, कुछ जीवों में, कुछ जीवों में केवल उनके खोए हुए भाग, कुछ जीवों में केवल उनके खोए हुए भाग ही वापस आते हैं। बात समझ में आया। कुछ जीवों में केवल उनके खोए हुए भाग ही
कुछ जीवों में केवल उनके खोए हुए भाग ही वापस आते हैं। अब ये कौन कौन से जीव हैं, मतलब कि केवल खोए हुए भागों का ही रीजनरेशन होता है, यानी पुनर्जनन होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि कुछ जीवों में केवल उनके खोए हुए लॉस्ट पार्ट ही रीजनरेट होते हैं, मतलब वापस आते हैं, यानी पुनर्जनन होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं इसमें, जैसे आप नाम सुने होंगे, जैसे क्रैब का, केकड़ा, केकड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, केकड़ा हो गया। उसके बाद स्टार फिश का नाम सुने होंगे, तारा मछली का नाम सुने होइएगा। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर में स्टार फिश के बाद जो है ये लिजार्ड, छिपकली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये जितने तीनों को आप जितने लोगों को देख रहे हैं, तीनों ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इन सभी में क्या होता है इत्यादि, इन सभी में क्या होता है कि इनके केवल खोए हुए भाग ही वापस आते हैं। जैसा कि हम आपको एक क्रैब में दिखाते हैं। क्रैब में होता क्या है कि अगर इनके खोए हुए भाग वापस आ जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि सॉरी, अगर कोई इनका पार्ट टूट गया, जैसे कि ये हो गया केकड़ा, तो केकड़ा का अगर कोई भी भाग टूट जाए, सपोज मान लीजिए ये टूट जाए, ये टूट जाए, या ये सब टूट जाए, तो इसके टूटे हुए भाग जो हैं इसके टूटे हुए भाग जो हैं पुनः यहीं वापस आ जाएंगे। जो इसमें पार्ट टूटा हुआ है, ये पार्ट जो है दोबारा वापस इनका आ जाएगा। यानी तारा मछली में जो, सॉरी ये क्रैब में, केकड़ा में जो पार्ट भी टूटा हुआ है, ये वापस दोबारा से आ जाएगा। उसी तरह हम जैसे कि बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अभी किसका, जैसे स्टार फिश का, तारा मछली का। तारा मछली में भी कुछ ऐसा ही होता है। मान लीजिए तारा मछली भी जितना पार्ट में टूटेगा, इसके प्रत्येक टूटे हुए भाग जो हैं ये पुनः क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसके खोए हुए भाग जो हैं अगर ये टूट जाए तो ये फिर से पुनः क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। कोई भी पार्ट अगर टूटता है तो केवल टूटा हुआ भाग ही वापस आएगा। ऐसा नहीं होता है कि इस टूटे हुए भाग से पूरा का पूरा ये तारा मछली का निर्माण हो जाए, नहीं, इसमें केवल खोए हुए भाग ही वापस आते हैं। लिजार्ड में भी आप जैसा कि देखिए, लिजार्ड में किसका किसका पुनर्जनन होता है। अब छिपकली मान लीजिए कि ये छिपकली है, छिपकली का अगर ये जैसे छिपकली हुई, अब इस छिपकली का कोई भी पार्ट, जैसे मान लीजिए कि ये अगर इसका पैर टूट गया या इसका पूंछ टूट गया, समझ गए, ऐसा नहीं बोलेंगे गर्दन टूट जाएगा तो फिर आएगा क्या, नहीं भाई मर जाएगी। लेकिन इसके पांव टूट जाए, पैर या फिर इसके पूंछ टूट जाए, तो यहाँ पुनर्जनन होगा, ये वापस फिर से निकल आएगा। ठीक है, तो ये पुनर्जनन तक था। यहाँ तक हम लोग का ये जो विधि है, यानी अलैंगिक जनन की विधियां, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अलैंगिक जनन का विधि आपका अब ये कंप्लीट हो गया है, इसमें अब विधि कोई नहीं बचा। ठीक है, विधि तक आप लोग को पढ़ लेना है। अब हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसको पहले नोट करिए।